पढ़ेंगे अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस अध्याय में दो भाग हैं, एक है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। हम इस वीडियो में परावर्तन के विषय में पढ़ेंगे। परावर्तन शब्द को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। यह एक पारदर्शी सतह है। यह एक अपारदर्शी सतह है जिसे इंग्लिश में ओपेक भी कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो वह इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं, क्योंकि यह टकराकर वापस लौट रही है और इस परिघटना को हम परावर्तन कहते हैं। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री पर होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम यहाँ R द्वारा दर्शा रहे हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। चित्र से आप देख सकते हैं आपतन कोण कौन सा है और परावर्तन कोण कौन सा है। नियम 1 कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण I इज इक्वल टू परावर्तन कोण R। नियम 2 के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एवं आपतन बिंदु सदैव एक ही तल पर होते हैं। तो हम यहाँ परावर्तन के दो नियम सीख चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन को दर्पणों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और हमारी क्लास के कोर्स में है गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और इनके विभिन्न भाग क्या हैं, आज हम समझेंगे। किसी गोलीय दर्पण को एक कांच के गोले को काटकर बनाया जाता है। जब हम किसी कांच के गोले को काट देते हैं तो वह दो भागों में बट जाता है और इसके इस भाग को हम हटा देते हैं। जब हम दर्पण के कांच के गोले के इस भाग को हटाते हैं तो हमें एक हिस्सा प्राप्त होता है जिसे हम दर्पण में बदलने वाले हैं। इसे दर्पण में बदलने के लिए हम इस पर पॉलिश कर देते हैं। यदि हम इसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश करते हैं तो हमें उभरा हुआ भाग परावर्तन पृष्ठ की रूप में प्राप्त होता है। ये उभरा हुआ भाग जब परावर्तक पृष्ठ होता है तो यह उत्तल दर्पण बनाता है। लेकिन जब हम इसके आंतरिक सतह को परावर्तक पृष्ठ में बदलना चाहते हैं और हम इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर देते हैं, जबकि इसकी आंतरिक सतह जो है वो अब परावर्तक पृष्ठ है, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो हमारे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक है अवतल दर्पण जब आंतरिक सतह परावर्तक पृष्ठ है और दूसरा दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण जब उसकी उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ हो। यहाँ उभरी हुई सतह है, आंतरिक सतह को हम पॉलिश कर देते हैं तो यह उत्तल दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण।
यहाँ हम गोलीय दर्पण के विभिन्न भागों की परिभाषाएं पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ये भाग कौन कौन से हैं। हम जानते हैं कि किसी कांच के गोले को काटकर ही हम दर्पण बनाते हैं। तो इस कांच के गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। हमें कांच के गोले के केंद्र को दर्शाना है और यह कांच के गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता। विद्यार्थी वक्रता केंद्र की परिभाषा को ध्यान से सुनेंगे। दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमारी दूसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। हम जानते हैं कि दर्पण एक गोले का भाग है। जिस गोले की त्रिज्या यहाँ हम दर्शा रहे हैं वो त्रिज्या इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हुई, दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल R द्वारा दर्शाते हैं। अब हम सिर्फ दर्पण की बात करें तो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है और ध्रुव को हम P द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पोल का P। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आप मुख्य अक्ष को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक काल्पनिक रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वे दर्पण की परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु से होकर लौटती हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक रेड कलर से हमने बिंदु दर्शाया है जहाँ ये दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को। जिस बिंदु से ये होकर लौटती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो हमारी पांचवी परिभाषा हुई फोकस की, जो यह कहती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर लौटती हैं उसे फोकस कहते हैं। तथा हमारी अगली परिभाषा इसी फोकस से संबंधित है। अब हम फोकस दूरी बताने वाले हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इस फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या r के बीच एक संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी के दुगनी होती है, या आप कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस पर एक प्रश्न होता है कि यदि आपकी फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी यदि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। आइए हम गोलीय दर्पणों में प्रकाश के परावर्तन के नियम देखें। कुल 4 नियम हमें दिए गए हैं।
इन 4 नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग कर हम बहुत सारे डायग्राम बना सकते हैं। पहले नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर जाती है। नियम 2 के अनुसार ठीक इसके विपरीत हम वह नियम मान सकते हैं और उस नियम के अनुसार फोकस से होकर आने वाली किरण प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहले नियम का ठीक अपोजिट, फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरे नियम के अनुसार वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, अर्थात वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। नियम 4 के अनुसार ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण ध्रुव और मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश का कोण बनाती है उतने ही अंश का कोण वह विपरीत दिशा में भी बनाती है, अर्थात यहाँ आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण का कौन सा बिंदु समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो यहाँ हमें एक पॉइंट मिल रहा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान के बराबर होता है, ऐसा ध्रुव पर होता है। तो किसी गोलीय दर्पण का ध्रुव समतल दर्पण की भांति कार्य करता है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि यह एक मुख्य पॉइंट है कि ध्रुव गोलीय दर्पण का ध्रुव समतल दर्पण की भांति। पहली स्थिति में हम बताएंगे जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तो वह हमें दिखाई नहीं देती। हाँ, उससे आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और हम पहले नियम का ही प्रयोग करेंगे। इसमें हम जानते हैं फोकस है और वक्रता त्रिज्या है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब जितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, चूँकि वस्तु अनंत पर है तो आने वाली सभी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण सभी किरणें हम जो आ रही हैं आपतित किरणें हैं और यह आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हैं। हम आपको हमेशा याद रखिएगा एग्ज़ाम में भी कि जब आप आपतित किरणें या परावर्तित किरणें दर्शाते हैं तो उनमें एरो होना चाहिए। अब ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, क्योंकि पहला नियम कहता है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वे परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो सभी किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं यहाँ परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही हैं, अर्थात वे फोकस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तब बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर होगा, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे होगी, उसकी स्थिति फोकस पर होगी। आकृति बिंदु के आकार का होगा यह, और इसकी प्रकृति वास्तविक होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी प्रकृति वास्तविक होती है प्रतिबिंब उल्टा होता है,
इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। और आभासी जब होगा, जो हमारे सामान्य समतल दर्पणों में हमें मिलता है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है और हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हमारा दूसरा डायग्राम। अब हम वस्तु को थोड़ा सा पास में लाते हैं, लेकिन वह सी से अब भी दूर है। जब वस्तु सी से परे हो, इसे आप सी से दूर भी कह सकते हैं, तो हमारी वस्तु दिखाई दे रही है, लेकिन वह सी से दूर है। इस स्थिति में हम प्रकाश की किरणों के नियम को फॉलो करेंगे। पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और यहाँ हम एरो दिखा दे रहे हैं कि कौन सी आपतित किरण है और कौन सी परावर्तित किरण। दूसरी किरण फोकस से होकर आ रही है, जो दूसरे नियम को फॉलो कर रही है। दूसरी किरण जो फोकस से होकर आ रही है, यह किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, वहाँ हमको ध्यान देना है। हमारा बनने वाला प्रतिबिंब यहीं बनेगा। तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु है और इस प्रतिच्छेदी बिंदु पर हम प्रतिबिंब बनाएंगे। वही 3 बातें हमें फिर लिखना है कि उसकी स्थिति कैसी है, आकार कैसा है और उसकी प्रकृति कैसी है। तो हमारी फर्स्ट स्थिति वाली पोजीशन पर हम आते हैं। यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति C और F के बीच है, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आकार वस्तु से छोटा है और प्रकृति, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वास्तविक है और उल्टा है। हर डायग्राम के साथ आपको ये 3 बातें लिखना है: स्थिति, आकार और प्रकृति। अब हम अपने तीसरे डायग्राम की ओर बढ़ते हैं और इस तीसरे डायग्राम में हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी, तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप फोकस और वक्रता केंद्र बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि फोकस दूरी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है। हम प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम को फॉलो करेंगे। तो पहला नियम कहता है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और जो किरण फोकस से होकर आती है, दूसरे नियम के अनुसार, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा पर बिंदु पर होगा। स्पष्ट है कि बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो अब हमारी 3 बातें किस प्रकार होंगी देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, उसकी स्थिति C पर ही है। प्रतिबिंब भी C पर और वस्तु भी C पर। आकार में वह वस्तु के बराबर है और प्रकृति पुनः वैसी ही प्रकृति है, वास्तविक और उल्टा। आइए अब हम चौथे डायग्राम को समझते हैं। पहले हम वक्रता केंद्र और फोकस को दर्शाएंगे।
और वस्तु को अब वक्रता केंद्र से कुछ और आगे लेकर आते हैं, अर्थात अब वस्तु है हमारी C और F के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। बनने वाले प्रतिबिंब के लिए फिर हम दो नियमों का प्रयोग करेंगे। पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है। और जो किरण फोकस से होकर आती है, दूसरे नियम के अनुसार वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रतिच्छेदी बिंदु हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रतिच्छेदी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो बनने वाला प्रतिबिंब C से परे है, वस्तु से बड़ा है और प्रकृति में वास्तविक और उल्टा है। तो हम 4 स्थितियां सीख चुके हैं। अब बची हुई 2 स्थितियां हम आगे सीखेंगे। 5वीं स्थिति में हम वस्तु को और करीब ले आते हैं। हम जानते हैं कि अभी तक हमारी वस्तु C और F के बीच थी, अब वस्तु F पर स्थित है। वस्तु जब F पर है तो हमारा पहला नियम हम परावर्तन का लेकर चलते हैं। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और दूसरी किरण तो अब फोकस से होकर नहीं जा सकती क्योंकि फोकस पर ही वस्तु है। तो दूसरी किरण ध्रुव पर आपतित होती है और इसका नियम है कि वह ध्रुव पर जितने अंश का कोण एक ओर बनाती है, उतने ही अंश का कोण बनाकर वह दूसरी ओर लौट जाती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम यह मान के चलते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होगी और आकार बहुत बड़ा होगा वस्तु से। प्रकृति अभी भी वास्तविक और उल्टा। तीनों बातें हम लिख चुके हैं। आइए अब हम अगले डायग्राम पर बढ़ते हैं। वस्तु को और हम ध्रुव के करीब लेकर आएंगे तो वस्तु अब स्थित है फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में वही नियम हमें फिर लगाना है। पहले तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती। दूसरी किरण ध्रुव पर आपतित हो रही है। ध्रुव पर यह जितने अंश का कोण बना रही है, उतने ही अंश का कोण बनाकर वह दूसरी ओर लौट जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे से दूर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, मगर ऐसा आभास होता है कि ये किरणें पीछे कहीं मिल रही हैं। तो इन किरणों को हम पीछे की ओर मिलाते हैं और मिलाने के लिए हम ध्यान रखिएगा, हम इसे डॉटेड लाइन में दिखाएंगे। इन किरणों को हम डॉटेड लाइन में दिखाएंगे। मान के चलते हैं कि ये किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। इस पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब बनने वाला प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हुई दर्पण के पीछे। अब भी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, लेकिन प्रकृति इसकी बदल चुकी है। हमें अब सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है और हम डायग्राम से जान चुके हैं कि दर्पण के पीछे वास्तव प्रकाश की किरणें जा नहीं रही हैं। यह आभासी प्रतिबिंब हुआ। अभी तक हमने गोलीय दर्पणों के जो 6 किरण आरेख देखे प्रतिबिंबों के, वे सभी अवतल दर्पणों में थे। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। अब हम उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के किरण आरेख देखेंगे। उत्तल दर्पण में हम जानते हैं कि उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। उत्तल दर्पण में हम एक वस्तु को यहाँ दर्शा रहे हैं। यहाँ तो C और F है नहीं। दर्पण का रुख देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इसका वक्रता केंद्र किस ओर होगा और फोकस किस ओर होगा। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के इस पृष्ठ से टकराती है और टकराकर यहाँ से ये परावर्तित हो जाती है। लेकिन ये परावर्तित होने वाली किरण ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही है। वास्तव में ये फोकस से आती नहीं है, ये प्रतीत होता है। यानी बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, ये स्पष्ट हो गया है। ये हमने कहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती रही है और हमारी दूसरी किरण वक्रता त्रिज्या वाले नियम को फॉलो करती है, जो ये कहती है कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है वो वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब के लिए यह हुआ प्रतिच्छेदी बिंदु। तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ दर्पण के पीछे। तो वस्तु के साथ अब हम दर्पण की स्थिति, प्रकृति और आकार बताएंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो हुई दर्पण के पीछे और आकार छोटा। दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वही हम प्रतिबिंब के बारे में लिख रहे हैं। बनने वाला प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि सीधा है और सीधा है उसके साथ आभासी भी है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। साइड मिरर्स में इन्हें लगाने से बनने वाला प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी बनता है और एक वृत्त क्षेत्र को दर्शाता है, जिससे हमें पीछे आने वाली गाड़ियों की जानकारी मिलती है और जो प्रतिबिंब हमें दर्पण में दिखाई देता है वो छोटा, सीधा और आभासी होता है। इन 2 कारणों से ही गाड़ियों में साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगाया जाता है। हमने उत्तल दर्पण का प्रयोग तो देख लिया। अवतल दर्पण के भी कई उपयोग हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर भट्टियों में किया जाता है, सोलर कुकरों में किया जाता है और गाड़ियों के हेडलाइट्स में भी किया जाता है। पानी गर्म करने वाले जो सोलर हीटर होते हैं उनमें भी इनका प्रयोग होता है। हाँ, इसका जो छठवां डायग्राम हमने देखा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, उस डायग्राम का प्रयोग उस कारण से डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं। जो ENT डॉक्टर्स हैं वे इनका प्रयोग करते हैं। कान, नाक और गले के डॉक्टर्स
यहाँ तक कि दंत चिकित्सक भी दांतों का बड़ा सा प्रतिबिंब देखने के लिए ये भी इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं। शेविंग मिरर्स में भी इनका प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण के बहुत से उपयोग आप देख चुके हैं। ये था प्रकाश का परावर्तन।